आपको आमंत्रित करता हूँ कृपया। धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद अमरनाथ जी। मैं बस वही बातें कहूँगा जो आपने नहीं कही हैं। सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो अमरनाथ जी ने नहीं दिखाई। मित्रों, ये पुस्तक है हिंदी बचाओ मंच का 1 साल, और शशि मिश्रा जी ने इसका संपादन किया है। तो जो अमरनाथ जी के नेतृत्व में 1 साल ये आंदोलन चल रहा था, लगभग देश भर में चला था, ये मोटी पुस्तक है उस पूरे आंदोलन पर, और उसके माध्यम से इस सवाल पर हिंदी और उसकी आप भाषाएं कह लें, बोलियां कह लें, सहभाषाएं कह लें, उन पर एक बहुत अद्भुत संकलन ये बन गया है। ये लगभग 590 पन्ने की पुस्तक है, और इसमें इतनी अच्छी सामग्री संकलित की है शशि जी ने और अमरनाथ जी ने कि हम सब के पास ये पुस्तक होनी चाहिए। इसको बार बार हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि ये जो वैसे तो संसार के और जीवन के हर क्षेत्र में आज ये बहुत प्रचलित बात हो गई है कि हमें हर जगह षड्यंत्र नज़र आते हैं। मैं ज़रा इस षड्यंत्रवाद से अलग मत रखता हूँ। हर चीज़ षड्यंत्र नहीं होती, और पता नहीं, मुझे अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि हिंदी को जानबूझकर नष्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए इन भाषाओं को उकसाने वाली कोई एक शक्ति है या कोई एक समूह है जो बैठकर ये सारी योजना बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है और ऐसा कर रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता। तो मैं थोड़ा सा इस पर मतभेद अमरनाथ जी से और अपने बहुत से मित्रों से रखता हूँ। आप पाएंगे कि शाही जी जैसे लोग जो भोजपुरी मंच चलाते हैं, जिन्होंने इस आंदोलन का बड़ा विरोध किया, वो एक दूसरे तरह के षड्यंत्र का हिस्सा होने का आरोप हम लोगों पर लगाते रहे। तो ये जो परस्पर षड्यंत्र और षड्यंत्रों के साजिश वाली जो बातें होती हैं, इससे कोई लाभ नहीं होता किसी को। इससे सिर्फ विरोध बढ़ते हैं, कड़वाहटें बढ़ती हैं। तो मैं पहली बात ये सबसे निवेदन करूँगा अमरनाथ जी से भी कि हमें इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत गंभीर शब्द है साजिश या षड्यंत्र। बिना प्रमाण हमें ये नहीं कहना चाहिए। राहुल जी, टोक रहा हूँ, आपकी आवाज कम आ रही है। अगर आप माइक्रोफोन को थोड़ा एडजस्ट करना चाहें, लोग ऐसे कह रहे हैं। अब थोड़ा पास आके बोलता हूँ, अब ठीक है क्या? यदि लिंक या हेडफोन लगा के कर सके तो और अच्छी आवाज आएगी सर। वो यार अब बेहतर है, पर अभी ठीक, अब बेहतर है। आप वो अभी है नहीं मेरे पास, वो हो गया है। नहीं, अब बेहतर है, आप बोलें। थोड़ा पास रख के बोलता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपना वीडियो पर। आपको हमारे पास ही रहना चाहिए असल में तो। मैं तो आपके रगे जान के भी करीब हूँ महाराज। नहीं, एक विकल्प ये भी है कि हम अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, ये जो समस्या है ये बहुआयामी है, और ये सारी मैं इसको जहाँ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ ले जाकर देखता हूँ, वो हमारी ये संविधान में 8वीं अनुसूची के तिलिस्म से पैदा होने वाली ये समस्या है। और उसके बाद हमारे देश ने अपनी सारी भाषाओं के साथ अंग्रेजी के मोह में जो दुर्लक्ष्य किया है, जो उदासीनता बरती है, और लगभग सोचना ही बंद कर दिया। अंग्रेजी में जैसे लैंग्वेज प्लानिंग कहते हैं, यानी राज्य तय करता है कि उसकी भाषा नीति क्या होगी और भाषा की नीतियां बनाता है। वो ये काम आप समझिए कि 1900 संविधान के बाद और 67 के बाद लगभग बंद हो गया केंद्रीय स्तर पर। और राज्यों और हमारी चाहे वो बड़ी हो या छोटी भाषाएं हो, उनकी चिंता करना लगभग बंद हो गया, और अभी भी ठीक से शुरू नहीं हुआ। तो 2 चीज़ें इसमें मुझे दिखती है। जो हमारा समूचा राज्य व्यवस्था, वो हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे अकादमिक विमर्श में जो ऊपर काबिज बैठे लोग, अंग्रेजी में जो निमग्न और व्यस्त नियमित लोग थे, और हमारे संविधान की कुछ चुप्पियां भाषा के प्रश्न पर, 8वीं अनुसूची के प्रश्न पर हमारा संविधान उसमें एक बड़ा मौन है, कई उसमें मौन है, चुप्पियां हैं।
8वीं अनुसूची जिसमें आने के लिए आज 38 भाषाओं की अर्जी लगी हुई है पिछले कई सालों से गृह मंत्रालय में, 38, और इसके अलावा भी और हैं। तो ये कोई आज का मसला नहीं है। इसको अगर हम वैश्वीकरण करने वाली शक्तियों द्वारा किया गया षड्यंत्र माने, तो फिर हमें इसका जवाब देना पड़ेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा और ये सब लोग उस समय, मतलब 1990 से पहले इस समस्या की बात क्यों कर रहे थे। ये मांग उससे पहले से चल रही है। भोजपुरी और इन बोलियों को, इन उपभाषाओं को शामिल करने वाली मांग ये कम से कम 40-50 साल पुरानी है, शायद और भी पुरानी हो। तो ये केवल वैश्वीकरण से पैदा हुई समस्या नहीं है। और इस पुस्तक में ही दिख जाएगा हमको, उसमें दिखेगा कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनके जो भाषण दिए गए हैं, उनके जो लेख उद्धृत किए गए हैं, जो राहुल जी के लेख हैं, जो दिनकर जी का लेख है, ये सारे लेख और उनके भाषण ये 1990 से पहले के हैं, 60 और 70 के दशकों के। तो ये हमारी संविधान के साथ ही ये समस्या शुरू हो गई थी। अब हमारी और बहुत ज़रूरत है कि ये जो 8वीं अनुसूची का खेल है और जो तिलिस्म है, मैं उसको तिलिस्म ही कह सकता हूँ, इसको गहराई से एक दिन अलग से हमें बात करनी चाहिए। और इस पर ये बहुत गहरा और बहुत एक ऐसा जटिल विषय है जिस पर आज तक कोई स्पष्टता हुई नहीं है, और उसके कारण बहुत सारा भ्रम और बहुत सारा नुकसान इस देश का हुआ है, सारी भाषाओं का भी हुआ। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि मुझे स्वयं जो कुछ पढ़ने से और सुनने से समझ बनी है, उसमें इन भाषाओं को बोली कहना और उपभाषा कहना, ये मुझे थोड़ा अखरता है। मेरी पसंद का शब्द है सहभाषा। ये हिंदी की सहभाषाएं हैं, या इनको हिंदी की मैं मातृभाषाएं भी कहना चाहूँगा। और दुर्गा का एक बहुत अच्छा रूपक अमरनाथ जी ने दिया, लेकिन मैं उसके साथ ही स्वीकार करते हुए मैं गंगा का भी देना चाहता हूँ कि गंगा में शामिल होने वाली सभी धाराएं अगर मना कर दें कि हमको गंगा में शामिल नहीं होना और हमको अपनी अलग अस्मिता बनाए रखनी है, तो फिर गंगा होगी क्या, होती क्या। तो उसी रूप में ये जो भाषाएं हैं, ये हिंदी की वैसे ही मातृभाषाएं हैं या निर्मातृ भाषाएं हैं। जैसे ये सारी भाषाएं, जैसे भगीरथी और अलकनंदा और उसके बाद जो उसमें नदियां मिली हैं, वो सब गंगा की निर्मातृ भाषा है। तो बेहतर होगा कि हम सब इसको स्वीकार करें कि हम इनको बोलियां नहीं कहेंगे, क्योंकि बोली सुन के मुझे भी झटका लगता है, मुझे खराब लगता है। क्योंकि तथ्य ये भी है कि भोजपुरी का अपना व्याकरण रहा है। राजस्थानी के अंग्रेजों ने और कुछ फ्रेंच लोगों ने भी राजस्थानी में व्याकरण की कई पुस्तकें लिखी हुई हैं, आज से 50 साल पहले और आज़ादी से पहले से लिखी हुई है। ये कहना सही नहीं है कि इन भाषाओं की कोई लिखित साहित्य नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप लोग बेहतर जानते होंगे कि भोजपुरी हो या वो मगही हो या मैथिली हो, वो कैथी में भी लिखी जाती थी, वो नागरी में लिखी जानी शुरू हुई बाद में, और दूसरी कौन सी भाषा थी उसमें भी लिखी जाती थी। तो कई लिपियां जो एक समय प्रचलित थी कुछ हिस्सों में, आज वो लुप्त हो गई हैं। और एक ऐसा हमें लगता है कि ये वो लिपियां कभी थी ही नहीं, क्योंकि उनकी कोई लोक स्मृति बची नहीं। तो हमें ऐसी कोई भी बात हृदय से और सोच चिंतन दोनों के स्तर पर नहीं कहनी चाहिए कि हिंदी भोजपुरी से या मारवाड़ी से, मेवाड़ी, आप राजस्थानी भी एक भाषा समूह है। वैसे ही जैसे अमरनाथ जी ने ठीक कहा, राजस्थानी अकेले में ही राजस्थान में लगभग 30 से ज़्यादा बोलियां मानी जाती हैं। हिंदी का जो भाषा परिवार है उसमें 47 से 48 भाषाओं की गिनती है। और ये भी बात सही है कि कोई भी भारत की बड़ी भाषा ऐसी नहीं है जिसकी अपनी उपभाषाएं या जिसकी अपनी सहभाषाएं ना हो, जिसकी बोलियां या डायलेक्ट्स ना हो। यहाँ पर आती है जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज प्लानिंग। राज्य जब एक नीति बनाता है और आयोजना करता है कि हमें भविष्य की
ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए देश और प्रदेश के स्तर पर भाषाओं को कैसे देखना है, कैसे उनके लिए कानून बनाने हैं, व्यवस्थाएं बनानी हैं, और साथ ही कैसे अपनी समस्त भाषिक विविधता को बनाए रखना है, उसको मिटने नहीं देना है। ये दोनों ही काम भारतीय राज्य ने गंभीरता से नहीं किए। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो आखिरी उच्चतम स्तरीय गंभीरतम चिंतन भाषा और समाज के स्तर पर इस देश में हुआ था, वो 1967 में हुआ था, 67। तो ये एक ज़्यादा बड़ी गहरी समस्या है। और दूसरी बात, अभी सब जानते ही हैं कि ये सारी हमारी जो भी मातृभाषा है वो हमें माँ की तरह ही प्यारी होती है और वो हमारे अस्मिता से जुड़ी होती है। तो चाहे वो भोजपुरी का प्रश्न हो, चाहे वो मारवाड़ी का, मेवाड़ी का, हाड़ौती का, तमाम जो उपभाषाएं हैं राजस्थानी के भीतर, इन सब का प्रश्न हो, वो सबकी अस्मिता उससे जुड़ी हुई है। तो हिंदी की अस्मिता भोजपुरी या मारवाड़ी अस्मिता से कहीं श्रेष्ठतर नहीं मैं मानता। मुझे लगता है कि ऐसे नहीं हमें ना सोचना चाहिए ना कहना चाहिए। लेकिन हमें एक वरीयता का क्रम तय करना पड़ेगा। समाज को भी करना पड़ता है, लेकिन समाज को करना पड़ता है जब राज्य तय करता है कि उसको, फिर वही बात आती है कि वो भविष्य को कैसा भविष्य अपने लिए बनाना चाहता है। भाषा का प्रश्न बहुत गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और आर्थिक प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। संविधान की जो कई चुप्पियां हैं जिनका बहुत नुकसान हुआ है, उसमें एक चुप्पी ये है कि हमारी भाषा के 343 से 351 तक के जो प्रावधान हैं उनमें हिंदी और अंग्रेजी के लिए समय सीमा तो तय की गई, प्रशासन में, न्यायपालिका में भी, बाकी सब जगह, लेकिन शिक्षा में उसकी स्थिति क्या होगी इस पर कुछ नहीं कहा गया। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने के तर्क क्या थे, कारण क्या थे, योग्यताएं क्या थी, एक शब्द इसमें संविधान में नहीं है। किन आधारों पे कुछ भाषाओं को उसमें लिया गया और किन को नहीं लिया गया, इस पर एक शब्द नहीं है। एक रहस्य है, एक चुप्पी है। ये संवैधानिक चुप्पियां हैं। जब संविधान सभा हमारी, वो उसने तीन चीजों पर ही केंद्र किया था ध्यान को संविधान सभा में। हिंदी या हिंदुस्तानी के सवाल, अंग्रेजी कितने समय तक रहे और कितने समय बाद उसको रुखसत किया जाए, ये दूसरा सवाल था। तीसरा था कि अंकों का सवाल, कि हिंदी के पारंपरिक नागरी अंकों को स्वीकार किया जाए या हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार किया जाए। इन 3 प्रश्नों पर ही ज्यादा विमर्श हुआ था। और साफ साफ मंशा, बिना राष्ट्रभाषा शब्द का इस्तेमाल किए, क्योंकि बहुत तीखा माहौल हो गया था, संविधान निर्माताओं ने, जिसे हम कहते हैं कि उसको मुंशी आयंगर फार्मूला कहते हैं, उसी फार्मूले के अंतर्गत गोपाल स्वामी आयंगर और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने मिलकर एक मसौदा पेश किया, जिसको संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया और वो हमारे प्रावधान आ गए। वो एक समझौता ही था हिंदुस्तानी और हिंदी वालों के बीच में। तो उसमें शिक्षा के प्रश्न पर संविधान और हमारे सारे प्रावधान मौन है। केवल नीति निर्देशक तत्वों में इस बात का उल्लेख किया गया है और राज्य से अपेक्षा की गई है कि वो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देगा। लेकिन ये संविधान का हिस्सा उस रूप में नहीं है, ये आदेशात्मक नहीं है, ये एक अपेक्षा उससे, जैसे नीति निर्देशक तत्व जो हम जानते हैं कि वो लागू नहीं किए जा सकते, उनके आधार पर कानून नहीं बन सकते। ऐसा क्यों हुआ? हमारे संविधान निर्माताओं को क्या ये नहीं दिख रहा था कि अगर वो शिक्षा में भाषाओं की, भारतीय भाषाओं की स्थिति को निर्विवाद रूप से और स्पष्ट रूप से कि उसको तय नहीं करेंगे तो कोई भाषा नहीं बचेगी, क्योंकि राष्ट्र निर्माण का और जिस बड़े सामाजिक राष्ट्रीय परिवर्तन की नींव के दस्तावेज के रूप में संविधान को वो बना रहे थे, उसकी शुरुआत ही शिक्षा से होती है।
क्योंकि उसी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से उसको नए नागरिकों का निर्माण करना था। उन नागरिकों के निर्माण में उनकी शिक्षा, उनकी समझ, उनके ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान निर्माण की भाषा और माध्यम क्या होंगे, इस पर कुछ भी न कहा जाना एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा मौन है संविधान का, जिस पर हम आज जिसकी कीमत हम चुका रहे हैं। और इस पर बहुत लोगों ने टिप्पणी की है, और ये सब केवल व्याख्याएं हैं, अनुमान हैं। तो मित्रों, वहां से ये जो 8वीं अनुसूची का जो आकर्षण है, जो सम्मोहन है, ये वहां से शुरू हुआ, क्योंकि कोई उसकी सुतार्किक अर्हता नहीं निश्चित की गई। अलग अलग भाषाओं को अलग अलग कारणों से इस अनुसूची में 2003 में मैथिली को किया गया, क्योंकि मैथिली के एक बहुत उग्र आंदोलन हुआ था। वो उस जन दबाव के कारण ये राजनीतिक फैसला करना पड़ा। सिंधी को कहीं बोली किसी एक प्रदेश की एक जगह की भाषा नहीं है, लेकिन उसको लिया गया क्योंकि उसके कारण दूसरे थे। उसके जैसे हम कहते हैं भू राजनीतिक कारण थे पाकिस्तान और उस संदर्भ में, और सिंधी हमारे थे, और सिंध को आज हमारे वो राष्ट्रगान में भी शामिल है, वो भी एक दूसरे कारणों से। एक ही प्रदेश की डोगरी को भी रखा गया और कश्मीरी को भी रखा गया, और दोनों ही भाषाएं आज 8वीं अनुसूची में होते हुए भी लगभग अदृश्य हैं। कहीं आपको दिखाई नहीं देती, कहीं आपको सुनाई नहीं पड़ती, उनकी कोई जान बची नहीं है, वो बिल्कुल निर्जीव हो गई हैं, बना दी गई हैं। और जिस प्रदेश की वो दोनों भाषाएं थे, वहां पर उर्दू का राज्य चल रहा है, जो उर्दू वहां किसी की भी मातृभाषा नहीं रही। उर्दू को लिया गया दूसरे कारणों से, वो किसी भी एक जगह की भाषा नहीं थी, किसी एक जैसे कहते हैं कंटिगुअस एरिया की भाषा नहीं थी, लेकिन वो थोड़े छोटे टुकड़ों में देश भर में फैली हुई थी, उसको दूसरे कारणों से रखा गया। कोंकणी, फिर कोंकणी आंदोलन के कारण ली गई। बोडो को लिया गया, लेकिन उसके अलावा कम से कम 8 भाषाएं मतलब आज से 30 साल पहले भी भारत में थी, जो 10 लाख, जिसके बोलने वाले 10 लाख से ज़्यादा थे, उनको नहीं लिया गया। बोडो को ले लिया गया, संथाली को ले लिया गया। संथाली के बराबर कर्नाटक में आंदोलन चल रहा है, तुलु भी है और कई भाषाएं हैं, उसको नहीं लिया गया, उनका आंदोलन अलग चल रहा है। तो एक बहुत ये गड्ढमड्ढ हो गया है, और अब वो इतना उलझा हुआ सवाल हो गया है कि इसको कोई भी सरकार छूना नहीं चाहती, सब उसको टालते रहते हैं। एक सीताकांत महापात्र समिति बनी थी कई साल पहले, आप सब जानते होंगे उसके बारे में, जिसको ये कहा गया था कि भाई आप बताइए कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखने की योग्यताएं अर्हताएं क्या होनी चाहिए। उसने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन आज तक उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है, क्योंकि किसी भी सरकार में, और इस शक्तिशाली सरकार में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भाषा जैसे ज्वलनशील, संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दे को, इस भानुमति के पिटारे को फिर से खोल दे, क्योंकि वो पिटारा ही है वैसा। उस पर बहुत खून खराबा इस देश में हो चुका है। ये जो लोग उठा रहे हैं संसद में, जगदम्बिका पाल के साथ तो हम दोनों गए थे, लेकिन उसके अलावा भी हमारे ज़्यादातर मित्र ही हैं जो संसद में उठाते रहे हैं। उसमें मेघवाल जी भी हैं। समस्या यह है कि भाषा हमेशा एक चूंकि भावनात्मक मुद्दा रही है, इसलिए वो लोगों को, वो राजनीति का भी मुद्दा रही है, और इससे हम उसको कभी रोक नहीं सकते। दुनिया में हमेशा भाषा की राजनीति हुई है, आज भी है और होती रहेगी। कुछ तथ्यों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अब भाषा का प्रश्न राजनीति चमकाने का बड़ा आसान तरीका है। अपनी भाषा की बात उठा लीजिए, आप उसमें कुछ भाषण करवा लीजिए, तो इसलिए आप पाएंगे कि संसद के हर सत्र में, मैं अपने 4 साल वहाँ संसद में बैठने के अनुभव पर आपके आधार पर बता रहा हूँ, और थोड़ी वहाँ मैंने जो शोध भी की थी, कि पिछले कम से कम 50 साल से संसद की हर लोकसभा में विभिन्न सत्रों में लोग अपनी अपनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाते रहे हैं। सबसे ज़्यादा मांग भोजपुरी और राजस्थानी की हुई।
और हर बार सरकारों ने, और जो गृह मंत्री ही इसका उत्तर देते हैं और दूसरे लोग भी कई मंत्री देते हैं, कई बार उन्होंने कहा, सबने, आप पाएंगे कि बड़े एक गोलमोल तरीके से इसका जवाब दिया। उन्होंने इस मांग के साथ सहानुभूति भी जताई। कुछ लोगों ने तो साफ साफ कह भी दिया कि हम लाने जा रहे हैं, लेकिन आज तक हुआ नहीं है। और जैसा मैंने अपने कुछ मित्रों को मैं लगातार पिछले वर्षों में कहता रहा हूं, होगा भी नहीं। लेकिन वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन इससे जो संदेश जाता है वो हमारे लिए ज़्यादा चिंता का विषय होना चाहिए। इस संदेश ये जा रहा है कि जो हिंदी परिवार है वो आपस में ही बंट रहा है और बिखर रहा है और आपस में लड़ रहा है एक दूसरे से। तो जो हिंदी विरोधी शक्तियां हैं, यानी और हिंदी नहीं, भाषा विरोधी शक्तियां हैं। कौन सी शक्तियां हैं ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये समूचा पश्चिम और उस पर उसका जो पूरा एक अकादमिक जो भाषाई साम्राज्यवाद के जितने अंग होते हैं, वो सब उनकी रुचि इसमें है कि बड़ा बाजार, बड़ा देश, एक ही भाषा हो जाए सबसे बढ़िया, छोटी भाषाएं कमज़ोर हो जाएं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन कोई सब बैठकर एक जगह षड्यंत्र कर रही हूँ और उसमें हमारे ये भोजपुरी वाले लोग शामिल हो गए हों या हमारे केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो गए हों, ये हमको मानना मतलब सोच समझ के बात करनी चाहिए। मैं ऐसा स्वीकार नहीं करता हूँ। तो हमें एक तो इस मंच की ओर से हो या किसी एक दूसरे मंच की ओर से हो कि हमें इन, जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है, हिंदी की इन सारी सहभाषाओं के बारे में एक स्पष्ट चिंतन और स्पष्ट नीति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक अपने आप में एक प्रकल्प है, होना चाहिए। वैसे ही जैसे भाषा नीति, देश के लिए भाषा नीति बनाने का भी एक प्रकल्प होना चाहिए। और हमें इन सब लोगों से संवाद करने की जरूरत है। संवाद करके इनको हम समझाएं कि हिंदी की जो केंद्राभिमुख प्रवृत्ति है, हिंदी केंद्राभिमुख है, वो केंद्र को मजबूत करती है, वो केंद्रीय शक्ति है। उसका विकेंद्रीकरण, उसका विखंडीकरण एक तरह के राजनीतिक और राष्ट्रीय विखंडीकरण को भी बढ़ाने वाला हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अब छोटी छोटी कई बार, और हम पहले देख चुके हैं कि जहां भाषा की स्वायत्तता की आंदोलन चलाकर उसके स्वतंत्रता का आंदोलन चलाए गए हैं, वहां पर फिर स्वतंत्र प्रदेशों की मांग भी उठी है। आज भी कई जगह ये आंदोलन चल रहे हैं। तो एक जगह की एक भाषा, उसको हम पहले प्रमुखता दिला लें, उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए मान्यता ले लें, और उसके बाद फिर उस प्रदेश, उसको एक अलग प्रदेश बनाने की मांग थोड़ी पुख्ता हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो ये जो राजनीति और भाषा के जो अंतर संबंध हैं और समाजों के जो अंतर संबंध हैं, इसको समझ के हमें, जो लोग भी ये मांगे उठा रहे हैं, मैं उनके भावनाओं को समझता हूँ थोड़ी बहुत, और मैं इज्जत करता हूँ। मैं उनकी अवमानना नहीं करना चाहता। मैं उन्हें ये नहीं कहना चाहता कि आप कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। सिर्फ समस्या यह है कि वो बड़ी तस्वीर को नहीं देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अब केवल निजी राजनीति के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ अकादमियां बन जाएंगी, कुछ पद सृजित हो जाएंगे, कुछ पुरस्कार मिलने लगेंगे। ये इस तरह की लक्ष्य भी हैं लोगों के सामने, ऐसे स्वार्थ हैं। और एक नाम होगा, प्रतिष्ठा होगी, ताकत बढ़ेगी, इससे राजनीतिक शक्ति आएगी, ये भी है। लेकिन इनको हम समझा सकते हैं, इनसे संवाद कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही हम लोगों को ये भी कहना होगा कि हम भोजपुरी अधिक से अधिक बढ़े, विकसित हो, उसमें अधिक से अधिक साहित्य और ज्ञान निर्माण हो, सृजन हो, उसकी पत्रिकाएं हों, उसमें प्रकाशन बढ़े, ये हम उस मांग के साथ हैं। तो ये मैं मानता हूं कि हमारी सारी सहभाषाएं, चूंकि वो सहभाषाएं हैं और हिंदी, ये साथ साथ चल सकती हैं और चलना उनका अनिवार्य है। क्योंकि अगर भोजपुरी कमजोर हुई या जो छोटी भाषाएं वो कमजोर हो रही हैं, वज्जिका कमजोर हो रही है क्योंकि कहीं पढ़ाई नहीं जा रही, हिंदी कमजोर हो रही है क्योंकि कहीं वो बचपन से ही पढ़ाई नहीं जा रही है। तो जो मूल प्रश्न है वो प्राथमिक शिक्षा में माध्यम भाषा के रूप में, वहाँ पे मातृभाषा में ही पढ़ाई होनी चाहिए।
इतना बड़ा 5 करोड़ का अगर के लोग हैं तो वो 50 पाठ्य पुस्तकें क्या नहीं बना सकते भोजपुरी में, या मारवाड़ी में, मेवाड़ी में, गढ़वाल और कुमाऊं की भाषाओं में, किसी भी भाषा में ये सब हो सकता है। समस्या राज्यों के स्तर पर मुख्यमंत्रियों, शिक्षा मंत्रियों, जो शिक्षा व्यवस्था में ऊपर बैठे लोग हैं, उनमें नासमझी की है। वो भाषा के प्रश्न को समझते ही नहीं है। मैं कहूँगा कि लगभग अशिक्षित लोग हैं भाषा के सवाल पर, उच्चतम स्तर पर। ये कैसे हो मैं नहीं जानता, ये कहना बहुत कठिन है, लेकिन ये कुछ बुनियादी समस्याएं हैं जिनको ध्यान में रखकर ही हम कोई व्यवहारिक रास्ते निकाल सकेंगे। लेकिन सबसे पहली जरूरत तो संवाद की है, इन सब लोगों से संवाद की है। और उनको वो जो ज़्यादा बड़ा खतरा है, अमरनाथ जी ने जिसका उल्लेख किया, हम सब जिससे परिचित हैं, बार बार उसकी बात करते हैं, वो है अंग्रेजी के सामने सारी की सारी भारतीय भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां, सहभाषाएं, आदिवासी भाषाएं, वो जिस बर्बादी की कगार पर खड़ी हैं, उसको रोकना। तो इस समय जो हमारी बड़ी भाषाएं हैं उनको कमज़ोर करना, उनको बांटना, उनको छोटे छोटे खानों में बांटने की कोशिशें ना तो इन भाषाओं को कुछ देंगी, और जो हिंदी के पास एक बड़ी ताकत, आज राजनीतिक ताकत ही सही वो है, वो चली जाएगी, वो और कमज़ोर हो जाएगी। तो क्या हम हिंदी, जो हमारी संविधान की यानी 22 ये भाषाएं हैं, ये, और इनके साथ साथ जो हमारी और वो 100 से भी ज़्यादा भाषाएं निकलेंगी, उनके सभी उनका एक मंच बना, उनको एक साथ ला सकते हैं, वो आपस में बात करना शुरू कर सकती हैं और इस साझे खतरे को, संकट को देखना शुरू कर सकती हैं। बिना उसके भाषा की या हिंदी की या किसी की भी कोई भी बात, वो मुझे लगता है कि थोड़ी सीमित ही रहेगी अपने परिणाम में और अपने प्रभाव में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद राहुल देव जी। अपने एक अलग परिप्रेक्ष्य से सौहार्दपूर्ण है और सबको साथ लेकर चलने का है, हिंदी और उसकी बोलियों के अंतर संबंध को हमारे सामने स्पष्ट किया। बहुत सारी चीजें और स्पष्ट हुई, और जो मुख्य बात यह है कि सभी भाषाओं को या बोलियों को साथ लेकर चलने से ही हिंदी का और सभी भाषाओं का हित हो सकेगा। ये एक मुख्य बात है। जैसे आपने कहा कि कुछ पद सृजित हो जाएंगे, कुछ मान्यता मिल जाएगी, तो शायद वो पद अगर बोली रहते हुए या सहभाषा जो आपने नाम लिया रहते हुए भी सृजित कर दिए जाए और मान्यता दे दी जाए, तो शायद ये झमेला इतना बढ़ेगा नहीं। आपने बहुत गंभीर सवाल उठाए, और इन सवालों पर निरंतर चर्चा और शोध और चिंतन जब तक नहीं होगा, तब तक शायद हम लोग बहुत अधिक स्पष्ट में नहीं हो सकेंगे। आपका हार्दिक धन्यवाद। बहुत तारीफ हो रही है डॉक्टर अमरनाथ की भी और राहुल देव जी की। हमारे चैट बॉक्स में अत्यंत सारगर्भित भाषण और बेहतरीन आयोजन और आदि आदि, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। अभी तक कोई विशेष प्रश्न इसमें नहीं आया है, और आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं, हमारे मित्र राकेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, वे भाषा को, बोलियों को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से समझते हैं। बहुत काम उन्होंने किया है इस क्षेत्र में। मैं चाहूंगा कि वे भी संक्षेप में अपनी बात कहें। राकेश पांडे, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और मैंने आदरणीय राहुल देव जी को सुना, माननीय अमरनाथ जी को सुना। बहुत सुंदर व्याख्यान रहा। मेरे दोनों बहुत कुछ सीखा इन लोगों से इस आंदोलन में। जो आपने अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात की, मुझे लगता है कि इस बात को थोड़ा सा मैं, अगर चूंकि अभी किसी ने प्रश्न में उसमें टिप्पणियों में लिखा था कि जैसे भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, सच में भाषा है, मतलब बहुत पूरे इन देशों में, गिरमिटिया देशों में विशेष रूप से जो गए थे। लेकिन ये भी एक गलत तथ्य प्रचारित हुआ कि केवल भोजपुरी गई थी, और जिस संख्या गई थी, जब भारत में हिंदी 8वीं सूची के लिए जो आंदोलन ये आरंभ हुआ, उसमें इन देशों की चर्चा बार बार होती है कि इन देशों में भोजपुरी है, और जो उनकी संख्या बताई जाती है वो बड़ी हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए है कि जितनी उनकी आबादी भी नहीं है उन देशों की, और जिसमें उससे अधिक तो वहां पर भोजपुरी भाषी बता दिए जाते हैं।
तो मुझे लगता है एक तो जो अगर इस लड़ाई को खत्म करना है, भाषा जो ये हमारी सह भाषाएं, जैसे आज एक नया राउडी जी ने कहा है हमारी बोलियां भाषाएं, एक बहुत बड़ी जरूरत है मेड़बंदी की। जैसे आज मामला क्या है कि जैसे तमाम, जैसे एक भोजपुरी का इतनी आक्रामकता है कि जैसे रामचरितमानस तक उन्होंने दुनिया में कह दिया कि ये भोजपुरी में है, तो उससे क्या हुआ, जो अवधि क्षेत्र के लोग थे उनमें एक आक्रोश आया। ऐसी तमाम आप देखते होंगे, जैसे अभी एक सूरीनाम की मैं घटना बताऊं आपको। सूरीनाम में एक सज्जन ने अपना जो उनके पूर्वज जहां से आए थे, जैसे उत्तर प्रदेश में जिला प्रतापगढ़ है, तो लेकिन उसको बता दिया वहां पर कि ये जो प्रतापगढ़ है बिहार में है और प्रतापगढ़ की भाषा भोजपुरी है। तो क्या है कि उससे मुझे लगता है टकराव बढ़ता है। नंबर एक बात तो मुझे लगता है मेड़बंदी भी किस जिले की कौन सी भाषा है और इस पे स्पष्टता, इसको इसमें नेतागिरी नहीं होनी चाहिए। कौन, ये बहुत स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई मतलब कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता भी नहीं है, सब जिलों में क्या बोला जाता है। दूसरी बात, एक जो अभी, और मैं आंकड़ा बताऊंगा जो कैसे हिंदी के कमजोर होगी भोजपुरी और हिंदी को अलग होने से, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मॉरिशस है। मैंने जब बात सुनना शुरू किया अमरनाथ जी को, राहुल देव जी को, तो मैंने एक कुछ आंकड़े जो मेरी लेख में है मैं निकाला, मैं आपसे साझा करता हूँ। जब ये मॉरिशस में समझिएगा, जब मॉरिशस में पहले सब जगह पे हिंदी कहा जाता था, पहले मॉरिशस में जनसंख्या गणना में भोजपुरी की अलग से जनसंख्या गणना नहीं होती थी। लेकिन जब यहाँ से वहां पे विश्व भोजपुरी सम्मेलन आरंभ हुआ, भारत से आंदोलन होकर वहां लोग जाने लगे, ये मूलतः सब लोग जानते हैं कि इसकी राजनीति जो है मुंबई से आरंभ हुई, फिर वो उत्तर भारतीयों की राजनीति, फिर वो लंबी कहानी, उसमें नहीं जाऊंगा। फिर जाकर मॉरिशस में सम्मेलन हुआ। अब उसमें आंकड़े बड़े मजेदार हैं, आप देखिए कैसे हिंदी की संख्या घटी है और भोजपुरी की संख्या भी घटी है। ये जनसंख्या गणना सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं, सरकारी आंकड़े हैं वहां जनसंख्या गणना के। 1990 में वहां पर जो अलग अलग हुआ, तो 1990 की जनसंख्या में मॉरिशस में 2,01,600 भोजपुरी भाषी थे, और वहां पर जो हिंदी भाषी थे ये थे 12,800। पहले इन सबको हिंदी में गिना जाता था, अगर जब हिंदी में गिना तो लगभग इनकी संख्या 3 लाख, क्योंकि टोटल आबादी ही 12 लाख है, तो लगभग मोटे मोटे 3 लाख वहां की वो हिंदी भाषियों की आबादी बताई जाती थी। फिर उसके बाद जब 1990 में जनगणना हुई तो अलग अलग ये 2,01,600 हो गई भोजपुरी भाषी और हिंदी भाषी हो गए 12,800। उसके बाद फिर जब अलग अलग हुए, तो जब 10 साल बाद दोबारा जनगणना सन 2000 में हुई, तो भोजपुरी भाषी घटकर हो गए 1,42,400। पहले 19.1% था, अब घटकर 12.1% हो गए भोजपुरी, और हिंदी जो है जो 12,800 थी वह थी 1.2%, और इस घटकर हो गई 7300, मतलब 0.6%। इसके बाद जब बढ़ते हैं तो उसके बाद 2011 में फिर 10 साल बाद जो जनगणना होती है मॉरिशस में, अब उसमें बहुत मजेदार देखिए कैसे ह्रास हुआ इन दोनों को अलग होने से, कैसे दोनों भाषाएं नीचे आ गई। जब जनसंख्या गणना जब होती है 2011 के 10 साल बाद, तो उसमें डायग्राम, उसमें संख्या नहीं दी जाती, उसमें ये बताया जाता है कि 2000 की तुलना में जब भोजपुरी हो गई मॉरिशस में 5.3% 2011 की जनसंख्या में, और हिंदी अन्य में चली गई, हिंदी का कोई संख्या नहीं, हिंदी अन्य भाषाओं में चली गई। तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है कि जो दोनों अलग होने से दोनों घटे। अलग जब एक थे तो वहां पर स्थिर थे, जब दोनों अलग अलग, भोजपुरी अलग हो गई और हिंदी को अलग कहा जाने लगा। इसी प्रकार फिजी में देखा मैंने, वहां पे इसमें संघर्ष चल रहा है। अनिल जी तो अभी वहां से लौटे हैं, वहां पर हिंदी जो इसको फिजी हिंदी बोलते हैं और एक मानक हिंदी है, उन दोनों में टकराव चल रहा है। उसका नुकसान क्या हो रहा है कि जो फिजी हिंदी है एक पक्ष उसको नहीं मानता है, और दूसरा लोग पक्ष वो मानक हिंदी को नहीं मानते हैं। सरकार कहती है कि नहीं, जो फिजियन हिंदी है वो फिजी की हिंदी है और उसका स्कूलों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। एक वर्ग दूसरा कहता है नहीं, हमको अंतर्राष्ट्रीय रूप में हिंदी से जुड़ना है, इसलिए खड़ी हिंदी बढ़नी चाहिए। इस टकराव में क्या हो रहा है कि ये पूरी, मतलब ये समझिए कि वहां का वातावरण बिगड़ा हुआ है और भाषाओं का नुकसान हो रहा है। इस प्रकार के तमाम उदाहरण है, क्योंकि समय मुझे कम ही बोलना पे, तो मैं ये चाहता हूं कि हमें जो 8वीं अनुसूची की बात हो रही है, 8वीं अनुसूची के को लेकर ये जो है हमारी भाषाई नई नीति बननी चाहिए। इसमें जब जितनी बोलियां, चाहे भारत में कोई एक भी व्यक्ति किसी भाषा बोलने वाला है,
उसको भी सरकारी संरक्षण, क्योंकि सारी लड़ाई जो है सरकारी संरक्षण की है। मुझे लगता है कि चाहे ये अगर हम 22 को 24 को, जो कि संविधान से पहले 13 ही भाषाएं थी जिनकी लिपि देवनागरी नहीं थी, उन्हीं को लिया गया था 8वीं सूची में। बाद में राजनीति होते होते हुए आज 22 हो गई, अब और बढ़ने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है इसका समाधान ये है कि सारी जैसे अवधी अकादमी की बात हो रही है, भोजपुरी अकादमी की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में अभी मैंने विधानसभा में प्रश्न उठवाया तो पता ये चला कि वहां पर और लोगों भी लोग लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सबको सरकारी संरक्षण चाहिए। इसको केवल जैसे आपके नेपाल में है, नेपाल इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। नेपाल में जो उनकी भाषा है राष्ट्रभाषा है, बाकी वो अवधी को, भोजपुरी को, मगही को, मैथिली को, सबको सरकारी संरक्षण प्राप्त है। वहां की जो साहित्य अकादमी है वहां पर सबका साहित्य आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है, संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूँ कि सरकार को यह बाध्य किया जाना चाहिए कि आप सभी की अकादमी, सभी में शोध हो। हमारी जो राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है जो हमारी, वो हिंदी रहे प्रमुख रूप से, लेकिन बाकी उसके साथ ही सभी सहभाषाओं का हम विकास करें। मुझे लगता है यही समाधान है। धन्यवाद। बहुत अच्छा समाधान प्रस्तुत किया आपने राकेश पांडे जी। और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी जो समस्या पैदा हो रही है बांटने की और भाषाओं को अलग करने की, उसे भी आपने उदाहरण देकर स्पष्ट किया। बहुत धन्यवाद आपका, आपके वक्तव्य के लिए। और हमारे बीच नारायण कुमार जी भी हैं। नारायण जी हैं आप, और हमारे प्रमुख हिंदी से भी हमारे मित्र नारायण कुमार राजेश जी 2 मिनट हम बोलना चाहेंगे, 2 मिनट अगर समय देंगे तो। मैंने जो सवाल आए हैं उसका 2 मिनट। जी जी अभी, लेकिन थोड़ा आखिर में रखते हैं आपका। हाँ ठीक। सब लोग बोलने तब। हेलो ठीक है, तो नारायण कुमार जी हैं तो कृपया आप अपनी बात कहें इस संदर्भ में। नारायण कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, आप प्रकट हो गए हैं। एक फिराक गोरखपुरी ने कहा कि चलते चलते क्या मुलाकातें करूं, आओ कुछ रातें करूं, बातें करूं। तो समय इस बहुत बड़े सवाल के लिए बहुत कम है, लेकिन बहुत हद तक मैं श्री राहुल देव जी के विचार से सहमत हूं कि हम अपनी सभी सहभाषाओं को साथ लेकर के चलें। हुआ यह है कि हिंदी भाषा ने अपने दायित्व को नहीं निभाया। कहा कि मैथिली हमारे परिवार की भाषा है, लेकिन जब तक मैथिली साहित्य अकादमी की भाषा नहीं हो गई तब तक मैथिली में लिखने वाले किसी साहित्यकार की किताबें न छपी, न पुरस्कार दिया गया। जहां तक इतिहास का सवाल है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के इतिहास को बहुत पुराने समय तक ले जाने के लिए विद्यापति को तो रख लिया, लेकिन विद्यापति के बाद वहां नागार्जुन और राजकमल चौधरी और हरिमोहन झा और बड़े बड़े लेखक लिख रहे थे उनके बारे में। तो अगर आप अपने परिवार का ख्याल नहीं करेंगे तो आपके परिवार के सदस्य अपना अधिकार मांगेंगे। तो हमें ये सोच कर चलना चाहिए कि अगर अवधी में त्रिलोचन भी लिख रहे थे, अगर भोजपुरी में राहुल सांकृत्यायन भी लिख रहे थे, तो क्या हम हिंदी, जिसको राष्ट्रभाषा और राजभाषा कहते हैं, उन्होंने उनका ध्यान दिया? क्या अपने पाठ्यक्रमों में उसको रखा? अगर हम उसके परिवार के सदस्यों को रखते हैं। जहां तक अमरनाथ जी ने संयुक्त राष्ट्र हिंदी की भाषा के बारे में संख्या की बात की, संयुक्त राष्ट्र का सिद्धांत है एक देश एक वोट। चाहे वो भूटान हो या भारत हो, उसमें संख्या का कोई सवाल नहीं होता है और संख्या के बल पर वहां भाषाएं भी नहीं तय की जाती है। तीसरी बात यह है कि बहुत अच्छा कहा, नेपाल के बारे में उदाहरण दिया और मॉरिशस के बारे में उदाहरण दिया। आपको कह दूं कि नेपाल के पंचायत में और संसद में आप भोजपुरी में शपथ ले सकते हैं, हिंदी में शपथ नहीं ले सकते। वहां प्रज्ञा परिषद जो साहित्य अकादमी है उसमें तो सभी भाषाएं हैं, क्योंकि प्रज्ञा परिषद का काम है भाषाओं का विस्तार करना। मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ, समय नहीं है। लेकिन एक वहां का उपराष्ट्रपति 3 महीने तक अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर सका, क्योंकि वो हिंदी में
शपथ लेना चाहता था। ये बहुत ही अच्छी बात है कि सूरीनाम के राष्ट्रपति ने वेद पर हाथ रख के शपथ लिया, जिसका उत्तर हमारे प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में दिया। ये अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद जो मॉरिशस, फिजी इत्यादि में संसद में हिंदी भाषा है। सवाल ये है कि हमारी लड़ाई नहीं, हमारा मुकाबला अंग्रेजी से है। और हमें चाहे सहभाषाओं का सवाल हो या अन्य भारतीय भाषाओं का सवाल हो, अमरनाथ जी, राहुल देव, राकेश पांडे जी, अनिल जी, ये ऐसे लोग हैं जो इस समस्या का समाधान आपस में मिलजुल कर सकते हैं। राजेश जी, मैं मैथिली भाषा भाषी हूँ। मैथिली भाषा है, लेकिन आज तक ये हिंदी निदेशालय या बुक ट्रस्ट या आप देख लीजिए कि हिंदी संस्थान में और हिंदी भाषा भाषियों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसमें मैथिली भाषा नहीं शामिल है। और उसके लिए उनको कोई दर्द भी नहीं है, क्योंकि हमने जब आंदोलन शुरू किया था तो हमने शुरू किया था जय हिंदी जय मैथिली। उसकी अपनी प्राचीन तिरहुता अभी जीवित है, और वो तिरहुता को हटा करके नेपाल में भी और उन्होंने देवनागरी को स्वीकार किया था। तो सद्भाव और सामंजस्य से ये काम हो सकता है, षड्यंत्र या लड़ाई से नहीं हो सकता है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नारायण कुमार जी, इतनी सारगर्भित टिप्पणी के लिए। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और डॉक्टर अमरनाथ, अब मैं आपको समय देता हूँ बहुत संक्षेप में अपनी बात कहने के लिए और कुछ सवाल जो उठे हैं उनका उत्तर देने के लिए, जवाब देने के लिए। जी धन्यवाद। मैं असल में जो सवाल उठे हैं मैं उन्हीं पर अपनी बातें रखना चाहता हूँ, सफाई देना चाहता हूँ। एक तो ये मुद्दा ऐसा है कि मैं इस मुद्दे को लेकर के थोड़ा सा आक्रोश में अपनी बातें कह जाता हूँ। तो आक्रोश में ही शायद मैंने उसी रूप में मेरा व्याख्यान भी रहा है। राहुल जी ने बहुत संयत ढंग से बातें रखी हैं। आक्रोश में ही कुछ चीजें आई। साजिश करने का मतलब मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि बहुत सुनियोजित तरीके से बैठ करके विचार विमर्श करके हिंदी के खिलाफ। मेरा कहना यह है कि अगर भारतीय भाषाएं माध्यम नहीं बन पा रही हैं पढ़ाई की, तो हमारी साजिश नहीं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो साम्राज्यवाद का, जो पश्चिम का, जो ग्लोबलाइजेशन का दबाव तो किसी न किसी रूप में है ही। वो चाहते हैं कि भारत में अंग्रेजी का प्रचार प्रसार हो, और उसका परिणाम यह है कि सारी जो प्रांत हैं वो हटा रही हैं अपनी भाषाओं को और अंग्रेजी को लागू कर रही हैं। यह सुनियोजित तरीके से बैठ करके किया गया फैसला नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसमें हमारे देश के जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे देश के जो पूंजीपति वर्ग है, ये सब लोग इसमें निश्चित रूप से बिना किसी उसके साथ शामिल हैं। आप बताइए कि क्यों नहीं भारतीय भाषाएं कोर्ट की भाषाएं हो पा रही हैं। उसका फायदा ये हो रहा है कुछ लोगों को कि जो 100% नहीं तो कम से कम 95% आरक्षण को लाभ में तो है ही जुडिशरी में। अंग्रेजी जो जानता है वो बन जाएगा। हिंदी माध्यम से या दूसरी भाषाओं से लॉ की डिग्री कीजिए, ले लीजिए, तो आपको छोटे छोटे कचहरियों में भी ठीक से नहीं हो पाएगा। इसके पीछे निश्चित तौर पर बड़े सुलझे हुए कुछ लोग चाहते हैं कि अंग्रेजी बनी रहे। मेरा संकेत इस तरफ था। दूसरी तरफ हमारे नारायण कुमार जी ने भी कहा कि हिंदी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। निस्संदेह यही दूसरे लोग भी कहते हैं, भोजपुरी वाले भी यही कहते हैं कि हिंदी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हिंदी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो इसका तर्क यह बनता है कि हम हिंदी से लड़ें। ये घर का मामला है, घर का मामला रहना चाहिए। हम आपस में लड़ करके अपना अधिकार लेना चाहिए। इसका तरीका ये नहीं है कि हम घर बांट लें। घर बंट जाना ये अपनी जिम्मेदारी निभाना भी नहीं है। वो घर बांट लिए। अगर कोई भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल होती है तो इसका मतलब वो अपना घर बांटती है, और उसका उद्देश्य पुरस्कार लेना, ये सब चीजें हैं, निस्संदेह हैं। क्योंकि जो लाभ दिखाई दे रहे हैं बहुत छोटे लाभ हैं। यह त्याग नहीं इसको कहा जाएगा। तरीका ये होता है कि हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ करके रहें। जहां जहां
अगर नहीं पढ़ाई होती तो पढ़ाई होनी चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, इसको लड़ना चाहिए, न कि घर बांटना चाहिए। मेरा कहना यह है। नेपाल का जो उदाहरण दिया गया, राकेश जी ने दिया, आपने भी दिया, नेपाल की हालत यह है कि 2001 की जो जनगणना है, उस जनगणना के हिसाब से अगर उसको हम आदर्श मानते हैं, हमें खेद है कि उसको हम आदर्श मान रहे हैं, वहां 1,50,000 हिंदी भाषी हैं। ये आप देख लीजिए वहां के 2001 की जनगणना की रिपोर्ट, 1,50,000 हिंदी भाषी वहां है। क्यों 1,50,000 हैं? वहां थारू को अलग मान करके, मैथिली को अलग मान करके, भोजपुरी को अलग मान करके, इनको अलग अलग मान करके जनगणना की गई और निकाल लिया गया निष्कर्ष कि 1,50,000 हिंदी भाषी हैं, जबकि सबसे ज्यादा हिंदी फिल्में वहां दिखाई जाती हैं। यानी अलग अलग बांट करके जैसे भारत में साजिश हो रही है, इस तरह से अगर होगा तो हिंदी की भी संख्या हो ही जाएगी। हमको यह उदाहरण वहां से लेना चाहिए कि किस तरह से उन लोगों ने कैलकुलेशन किया कि हिंदी भाषियों की संख्या वहां 1,50,000 है, जबकि बहुत बड़ी संख्या है। ये सारे के सारे हिंदी भाषी ही कह जाएंगे। मैं कई बार काठमांडू गया हूं, मैंने देखा है कि काठमांडू में भी खाली हिंदी जानने से काम चल जाता है। तो ये जो चीज है, इसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। एक बात और कही गई कि साहित्य अकादमी या दूसरे जो चीजें हैं वहां महत्व मिलना चाहिए। दरअसल साहित्य अकादमी एक ऐसी संस्था है जो सबसे पहले महत्व देती है। आज साहित्य अकादमी में राजस्थानी में ही पुरस्कार देती है, सम्मान देती है। मैथिली पहले उसने शुरू किया, राजस्थानी को शुरू किया। उससे ताकत मिलती है कि राजस्थानी के लोग अब कहते हैं कि राजस्थान ने चूंकि सम्मान दिया हुआ है, समानता मिल गई है, तो हमें 8वीं अनुसूची में क्यों नहीं मिलनी चाहिए। देखिए राजस्थानी की हालत यह है कि राजस्थानी में 74 बोलियां राजस्थान में, जिसको राजस्थानी कहते हैं। राजस्थानी नाम की कोई ऐसी भाषा नहीं है। राजस्थानी जिसको हम कहते हैं उसमें ब्रजी, हाड़ौती, बागड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, शेखावती, इन 9 बोलियों को राजस्थानी कहा गया है और ये कह करके कहा जाता है कि राजस्थानी है। अब वो राजस्थानी लिख रहे हैं, जबकि बाकी जो बोलियां हैं उसकी तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ी जैसी बोली जो है, वहां मैंने एक रिसर्च देखा, वहां 94 बोलियां हैं छत्तीसगढ़ी के भीतर, जिसमें हालवी और सरगुजिया जैसी बोलियां भी हैं। आप उनको महत्व क्यों नहीं देंगे? अगर ये तर्क लेते हैं तो क्या वो छोटी बोलियां हैं इसलिए उनको महत्व नहीं मिलनी चाहिए? ये जो तर्क है, इस तर्क का कोई अंत नहीं है। सवाल यह है कि हिंदी में जो अभी जो जनगणना की रिपोर्ट है उसमें 56 बोलियां हैं हिंदी की, तो 56 बोलियों को भी मान्यता क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इन सब चीजों को सोचना चाहिए कि कमजोर हैं, कम बोलने वाले हैं, तो उनको हम मान्यता क्यों नहीं देंगे। यह व्यवहारिक कितना है कितना नहीं है, ये सवाल भी हम लोग अगर सवाल उठा रहे हैं तो इन मुद्दों पर भी हमें सोचना चाहिए। मेरा ये कहना है कि हिंदी की सबसे बड़ी चुनौती इस समय अंग्रेजी के वर्चस्व से जूझना है और उसकी लड़ाई के लिए हमें अपने त्याग की जरूरत है और एकजुट होने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्पष्टीकरण के लिए और बातें साफ करने के लिए डॉक्टर अमरनाथ। राजेश जी मैं स्पष्ट कर दूं, राजेश जी 1 मिनट में अमरनाथ जी को मैं नेपाल का स्पष्ट कर दूं। मेरा एक मिनट पांडे जी, अगर शिव निगम या सविता निगम मेरी बात सुन रहे हैं तो कृपया अपना वीडियो बंद कर दें, वो बिना कपड़ों के घूम रहे हैं आप वहां पर। पांडे जी मैं तो स्पष्ट, मेरा मतलब नेपाल में हिंदी से नहीं है, मेरा मतलब जो उन्होंने सिस्टम अपनी भाषा के लिए अपनाया, जो वहाँ का प्रज्ञा संस्थान है, जैसे वहाँ की लगभग जितनी बोलियां, मुझे एकदम संख्या याद नहीं आ रही है, उनकी एक भाषा जो अपनी राष्ट्रभाषा नेपाली है,
तो उसमें बाकी उन्होंने सारी भाषाओं को मान्यता दे रखी है, उसमें साहित्य रचा जा सकता है, उसमें पुरस्कार मिलते हैं, उनकी अकादमियां बना रखी है। जैसे अवधि को लेकर हम लोगों के वहां पर एक सम्मेलन हुआ तो उसमें प्रज्ञा संस्थान बकायदा वह इस पर भोजपुरी का है, मैथिली का है। तो मेरा ये है कि जैसे भारत में हिंदी को हम प्रमुखता चाहते हैं, तो लेकिन जो बोलियों की लड़ाई को, भाषाओं की लड़ाई को हम तभी समाप्त कर सकते हैं जब सबके ईगो को शांत करना हो। जैसे सारे लोग हमारे अवधि को लेकर इसमें बहुत तेज मामला उठ रहा है कि नहीं उसको भी 8वीं सूची में चलिए। जब हमने आपके साथ जब वो हस्ताक्षर किया तो मेरे तमाम अवधि वाले मित्र मेरे विरोध हो गए, फेसबुक पे मेरे खिलाफ लिखा जाने लगा और मेरे खिलाफ पूरा माहौल बनाया गया कि ये हमारे। तो मुझे लगता है कि उनको जो हमारा जो भाषाई सिस्टम है, जो शिक्षा नीति, उसमें ये आना चाहिए कि हिंदी प्रमुखता से रहे, बाकी भाषाओं ये न सोचे कि उनको दबाया जा रहा है। जैसे बार बार पुरस्कार की बात हो रही है, सबको पुरस्कार मिलना चाहिए, सबकी उसके छपनी चाहिए, तो मुझे लगता है उससे विवाद कम होंगे। मेरा नेपाल के सिस्टम से ये मतलब था। आपकी बात बिल्कुल सही है, और मतलब सभी लोग साथ रहें तो उसमें तो अच्छा ही लगेगा। सब लोग साथ रहें, भाषाएं बढ़े, बोलियां बढ़े, सब इकट्ठा हो। बिल्कुल कुछ ऐसी राजनीति चल पड़ती है कि किसी को पीछे कर दो, किसी को आगे कर दो। तो सहभाषा का उनका, राहुल जी का जो प्रस्ताव है वो अच्छा है, लेकिन उसमें समस्या ये है कि बाकी सारी भाषाएं भी तो सहभाषाएं हैं, वो उसमें गुजराती है, तेलुगु है, तमिल है, तो वो बोलनी तो सबको रखना ही पड़ेगा। खैर, धन्यवाद आपका। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ जो सानिध्य में है आज हमारे साथ, अनिल जोशी जी, केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष, हमारे मित्र, और ये सब जो हमारे चर्चाएं हैं, विमर्श हैं, उसके निर्देशक। कृपया आए और अपनी बात कहें। अनिल जोशी जी। अनिल जोशी जी। जी राजेश जी, कृपया आए, आपका स्वागत है। आज एक बड़ी सार्थक चर्चा रही और उसमें राहुल जी और अमरनाथ जी ने बड़ी ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए हैं, और ऐसा लगा कि यहाँ पर राजेश जी, राकेश जी और नारायण जी भी हैं, तो इसलिए मैंने राजेश जी से अनुरोध किया कि ये लोग भी बोलेंगे तो ये चर्चा और ज़्यादा समग्र रूप से हो पाएगी। मुझे तो ऐसा, जब हिंदी की और इन सब भाषाओं की बात होती है तो बार बार वो धूमिल की पंक्ति याद आती है, यद्यपि वो भारत की 2 भाषाओं के बारे में है, बोलियों का संदर्भ नहीं था उसमें, परंतु वो है कि हाय जो कसाई है उसकी नज़र में तुम्हारा तमिल दुख मेरी भोजपुरी पीड़ा का भाई है। तो हम लोग जो जिस तरह से, जैसे मैं अभी राकेश पांडे जी ने जिक्र किया फिजी हिंदी को लेकर और हिंदी को, मानक हिंदी को लेकर वहाँ पर संघर्ष था। अंग्रेजी का इतना वर्चस्व, इतना बड़ा एक तरीके से तूफान की तरह चलती है, और 6 लोग हैं हिंदी वाले, उसमें भी 3 लोग एक तरफ बटे हुए हैं, 3 लोग दूसरी तरफ बटे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें राहुल जी ने आज काफ़ी बहुत अच्छा किया कि यह विषय रखा, और सब चीज़ों को समझ बड़ा अच्छा किया है। यद्यपि मैं समझता हूँ कि अमरनाथ जी की जो एक आंदोलनात्मक तेवर हैं, वो भी जैसी परिस्थितियां थी उसमें वो चाहिए थे। मुझे 2 तरह के लोग दिखाई देते हैं जो कि बोलियों की जो मांग करते हैं। मैं एक बार भागलपुर में गया था जब विष्णु प्रभाकर जी की जन्म शती में एक कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि शरद चंद्र वहाँ के थे तो उनके ऊपर कार्यक्रम था। तो वहाँ पर जब हम लोग गए तो बहुत ही भावनाओं के साथ कुछ लोग मिले, और उन्होंने चाहा कि हम अंगिका को और एक भाषा के रूप में स्थापित हो, उसको लेकर दिल्ली में हम उनको सहयोग करें या समर्थन दें, उस तरह की बात थी। तो बड़े मतलब बड़े भावनात्मक रूप से उन लोगों की ये थी, भावनाएं बड़ी प्रबल थी। दूसरी तरफ मैं दिल्ली में या संसद में ऐसे भी देखता हूं कि अगर कोई चुनाव आने वाले हैं तो कोई अकादमी बना दी जाए, या चुनाव आने वाले हैं तो इसको जोड़ दिया जाए। तो मुझे मूलतः ये लगता है कि एक जो राहुल जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया कि लैंग्वेज प्लानिंग, उस तरह की कोई चीज भारत में नहीं है। अब जैसे सहभाषा की बात है, अगर मान लीजिए कि
अगर जनगणना के अंदर हिंदी मैथिली, हिंदी में भोजपुरी ऐसा कोई भी कॉलम होता और उसके आधार पर उनको जो माने दोनों तरह के हमें आंकड़े मिलते हैं कि अगर मैथिली बोलने वाले इतने हैं तो ठीक है, उनको साहित्य अकादमी में या पुरस्कारों में या उनकी भाषा की दृष्टि से जहां जहां पर शिक्षा में उसको समावेश करना चाहिए वो होना चाहिए, और वो हो जाता, वो हो सकता था। परंतु उस स्तर पर मुझे लगता है कि कभी इस सवाल का विचार नहीं किया गया। जब कोई थोड़ा सा कोई लॉबिंग ज्यादा हो जाती है और फिर शोर मचने लग जाता है तो उसके दबाव में आकर कोई राजनीतिज्ञ कोई निर्णय ले लेते हैं, तो मतलब लैंग्वेज प्लानिंग की स्थिति बिल्कुल शून्य वाली स्थिति है। अभी एक अच्छी बात यह है कि मैंने देखा कि इस बार की शिक्षा नीति में इस बात की चिंता की बात, जो प्रारूप है उसमें इस बात की चिंता की गई है कि स्थानीय स्तर पर वहाँ की बोलियों को भी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए। ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है जो कि साधारण सी बात हो, बहुत महत्वपूर्ण बात। अगर इन बोलियों को, जिनको हम सहभाषा कह रहे हैं या जो सहभाषाएं हैं जिनको बोलियां कहा जाता है, मैं शब्द में नहीं जाना चाहता, इनको जीवित रखना है तो अगली पीढ़ी में ले जाना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि कुछ पुरस्कार इस कारण से मिल जाए और फिर लोगों को लगता है कि अच्छा इसको तो राजस्थान में पुरस्कार मिला है तो इस पुरस्कार का क्या महत्व है, हिंदी इतने बोलने वाले लोगों की भाषा है, और तो वो एक अलग विषय है। परंतु मैं समझता हूँ कि अगर उसको जीवित रखना है तो ये शिक्षा नीति का जो प्रारूप है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उसमें उन भाषाओं को स्थानीय स्तर पर पढ़ाया जाए, जिससे अगली पीढ़ी में वो संस्कार, वो लोक साहित्य है, वो महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो जा सकें। और साथ ही साथ हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात की है कि हिंदी को लेकर उसकी जैसा जिस साम्राज्यवादी और षड्यंत्र की बात अमरनाथ जी ने की और राहुल जी भी लगातार करते रहते हैं, भाषाई उपनिवेश बनाने की जो संकल्पना है भारत को, तो वो संघर्ष दोनों तरफ से है। हिंदी को और बाकी भारतीय भाषाओं से लड़ाया जाए, हिंदी को की बोलियों में विभाजन खड़ा किया जाए, और वो कोई ऐसा नहीं होता कि कोई एक बैठकर संयोजित और संगठित तरीके से होता है, परंतु वो चारों तरफ हमको दिखाई दे रहा है। आज की भी जो हमारी चर्चा थी वो मुझे बड़ी खुशी है कि चर्चा अंततः जिस दिशा में गई वो बहुत ही अच्छी बात है। परंतु राहुल जी का ये कहना भी ठीक है कि शायद आज चारों वक्ता जो बोले, अगर मुझे बुला लें तो 5, वो सब लोग एक ही तरह के निष्कर्ष पर पहुंचे, परंतु जो हमसे अलग किस्म के भी विचार रखते हैं उनके साथ भी बैठा जाए और इस सारी चीजों को समाधान करने का रास्ता निकाला जाए। मुझे लगता है कि इस तरह का कोई प्रयास हुआ ही नहीं है, जो चाहे भाषाओं और बोलियों की बात हो, चाहे भाषाओं, भारतीय भाषाओं के आपस में संबंध की बात हो, तो उसको एक सुनियोजित तरीके से हम अगर प्रयास करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे दुर्भावना की ऐसी स्थिति है कि वो नहीं निकलेगा। तो आज की बड़ी ही सार्थक गोष्ठी रही, और हमारी जो भाषा विमर्श, इस जो हमारे जो समूह हमने बनाए हैं उसका प्रमुख प्रयोजन भी यही था कि हम भाषाओं को लेकर एक सार्थक और उपयोगी बात कर सकें। और वो मैं समझता हूँ इसमें राहुल जी का बहुत बड़ा योगदान है कि वो हमको दिशा दे रहे हैं। और आज अमरनाथ जी जिस तरह से आए और जुड़े, हम चाहते हैं कि इसी प्रकार जो हमारे विचारक चिंतक हैं भाषा के, वो सब लोग एक मंच पर बैठे, जुड़े, और जिस बात की हम बार बार कह रहे हैं कि नहीं हो रहा, उसको किसी न किसी रूप में रखने की कोशिश करें। और शायद हम इसके लिए और बड़े मंच जो है वो हमें सृजित करने पड़ेंगे जिसमें हम बैठे और इन बातों पर विचार करें। परंतु आज की चर्चा एक बड़ी महत्वपूर्ण, एक अच्छी दिशा में, सार्थक दिशा में जा गई। मुझे इसकी बहुत प्रसन्नता है। जो भी वक्ता बोले उनका सभी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस चर्चा को उपयोगी और सार्थक बनाया। धन्यवाद राजेश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारांश प्रस्तुत करने के लिए और आगे का मार्ग दिखाने के लिए। जो मुख्य बात सभी वक्ताओं से निकल कर आती है वो ये है कि सभी भाषाओं को साथ रखकर और सब में काम करने, विकास करने और सबको सम्मानित करने की आवश्यकता है। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और पद्मेश जी को बुलाने से पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं अगले रविवार 2 अगस्त को, जिसका कार्ड आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस कार्यक्रम के लिए जिसमें
पहले हम विश्व हिंदी शिक्षण विमर्श के दूसरी श्रृंखला पर में भाग ले सकते हैं, जिसका विषय है हिंदी व्याकरण, परंपरा और इतिहास। और उसके बाद भाषा विमर्श श्रृंखला में हम लोग सुनेंगे डॉक्टर इमरे बंगा को, जो क्लासिकल हिंदी की शक्ति पर बात करेंगे। तो मैं उसमें आपको हृदय से आमंत्रित करता हूं और अब आमंत्रित करता हूं डॉक्टर पद्मेश गुप्त को। कृपया आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। और पद्मेश जी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। ये विश्व हिंदी सचिवालय और वैश्विक भाषा विमर्श के इस आयोजन में, इस श्रृंखला के आज के इस प्रायोजन में आप सब लोग सम्मिलित हुए, आप सबका बहुत बहुत आभार। और वैश्विक हिंदी परिवार के संस्थापक, इस पूरे आयोजन, इस पूरी परिकल्पना के संस्थापक, केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष अनिल शर्मा जोशी जी, आपने आज फिर हमेशा की तरह एक सुंदर समापन किया और मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत आभार। जवाहर कर्नावट जी का विषय प्रवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहता है और आज भी रहा। इस कार्यक्रम के सशक्त संचालन के लिए राजेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत आभार। आज डॉक्टर अमरनाथ वर्मा जी ने भारतीय परिवेश और भारतीय दृष्टि से सब बोलियों और हिंदी भाषा के विषय में कहा। इसमें थोड़ी सी अपने अनुभव के आधार पर मैं जोड़ना चाहूँगा इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव को भी। और ये अनुभव मुझे अनिल शर्मा जी के साथ ही हुआ था जब हम लोग सूरीनाम की यात्रा पर थे। और वहाँ हमने पाया कि सूरीनाम जो भाषा है वो हिंदी और भोजपुरी से निकल कर पहुंची है, लेकिन वहाँ के लोग ये नहीं कहना चाहते कि हम भोजपुरी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम सरनामी बोलते हैं, हमारी भाषा सरनामी है। और उसके उदाहरण के रूप में मुझे आज भी याद है, अनिल जी हम दोनों साथ वहाँ के स्थानीय संयोजक और विद्वान के साथ एक टैक्सी में बैठे, तो वो टैक्सी ड्राइवर को कहते हैं कि टैक्सी हाको, जैसे बैल हाको है तो टैक्सी हाको। तो ये उनकी सरनामी भाषा का एक उदाहरण है। और लेकिन वो इसे सरनामी भाषा मानते हैं, उसे ये हिंदी या भोजपुरी से नहीं जोड़ना चाहते। ये शायद उनकी अपनी आइडेंटिटी की एक रक्षा है, उसकी लड़ाई है जिसके लिए वो करना चाहते हैं। और इसी बिंदु पर मैं एक और अपना अनुभव देना चाहूँगा कि मलेशिया गया, जब मलय भाषा है उसकी अपनी कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं रही, कोई लिपि नहीं रही। उसमें पहले शायद कभी वो पाली से निकली थी, वहाँ की स्क्रिप्ट थी, फिर वहाँ जावी कहते हैं स्क्रिप्ट थी जो अरबी स्क्रिप्ट से निकली थी। उसके बाद वो फिर अब जो नई मलय की आज की भाषा है वो रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जबकि मलेशिया में जो अधिकांश लोग हैं वो भारतीय मूल के हैं, वो दक्षिण भारत से हैं और ज़्यादातर वहाँ तमिल लोग हैं, तमिलनाडु से। और वहाँ के खान पान में नुक्कड़ों पे उसी प्रकार से वो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जहाँ साउथ इंडियन खाना जो लोग मलेशिया गए आप जानते हैं मिलता है। लेकिन उनकी स्क्रिप्ट, अब वहाँ शायद उनको यह कोई जानकारी देने वाला नहीं था कि यदि वो भारतीय लिपि या तमिल लिपि लेते जो फोनेटिक लैंग्वेजेस हैं, जिसमें आप जैसा लिख सकते हैं और वैसा ही पढ़ भी सकते हैं, जिसमें रोमन जो है वो फोनेटिक स्क्रिप्ट नहीं है, तो उससे आपको और आसानी होगी। लेकिन उनको शायद जानकारी देने वाला नहीं था और उन लोगों ने उस समय रोमन स्क्रिप्ट उनको आसान लगी, उसका इस्तेमाल किया। तो इसमें शायद ऐसी जानकारियों को भी आगे बढ़ाना जो है वो हम लोगों का दायित्व है और इसका जो प्रमोशन है वो हम लोगों ने नहीं किया। इन शब्दों के साथ में अमरनाथ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पूरा जो भारतीय बोलियों का और भाषाओं का और जो अपनी चिंता व्यक्त की है वो महत्वपूर्ण है। और मैं राहुल देव जी का तो आभारी हूँ ही, हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय भाषाई वैचारिक नेतृत्व जो प्रदान कर रहे हैं हम सबको राहुल देव जी हैं। और आज जो आपने एक बड़ा सुंदर उदाहरण पेश किया राहुल जी, और उससे मेरे मन में यह विचार उठ रहा है, जैसे आपने गंगा से इसको कहा कि जैसे जिस प्रकार कहा जाता है कि गंगा में इतनी नदियां समाहित होती हैं, वैसे यदि हम मैं अगर हिंदी भाषा में भी हम लोग इस प्रकार से कहना आरंभ करें और उस भाषाओं को साथ लेना शुरू करें, चाहे उसे सहभाषा कहें या उसकी बहनें कहें, तो बड़ा अच्छा होगा। और संभवतः जो विचार उत्पन्न हो रहा है कि जिस प्रकार अगर प्रश्न किया जाए कि गंगा क्या है, तो हम यही कहते हैं कि गंगा हिमालय से बहती हुई भारत की एक पुरानी नदी है जिसमें कई नदियां समाहित होती हैं, फिर वो समंदर में जाकर मिल जाती है। तो उस प्रकार से यदि ये कहा जाए कि हिंदी क्या है,
तो हम ये कहें कि हिंदी हमारी संस्कृत से निकली हुई एक पुरानी भाषा है, जिसमें कई और भाषाएं समाहित हो जाती हैं जो उसे समृद्ध करती हैं। और इसमें यदि हम इसको और उसको विस्तार देना चाहें, हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें उर्दू और अंग्रेजी का भी योगदान है हिंदी को समृद्ध करने में आज की। और यदि हम सरनामी भाषा का उसमें उदाहरण पेश करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी नदी है या ऐसा वृक्ष है जिसमें और शाखाएं निकली हैं और जिसमें से कई और भाषाओं ने जन्म भी लिया है। तो संभवतः हम हिंदी का विस्तार बहुत, जैसा राकेश पांडे जी ने कहा, बहुत स्नेह के साथ और मैत्रीपूर्ण तरीके से लोगों को जोड़ सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सभी सहयोगियों को, जो पूरी निष्ठा के साथ और कर्मठता के साथ हर सप्ताह हमारे साथ इस आयोजन को सफल बनाने में पूरा योगदान देते हैं। और तकनीकी दृष्टि से सृजन ऑस्ट्रेलिया के शैलेश सक्सेना जी हैं, सिंगापुर से श्रद्धा जी हैं, भारत से मोहन भगुड़ा जी हैं और अमेरिका से अनूप भार्गव जी वगैरह हैं। सब लोग हम लोग मिलकर इसका आयोजन करते हैं और साथ में जो संस्थाएं हैं उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि संस्थाओं के कार्यकर्ता अपने अपने मित्रों में और अपने अपने पटल पर हमारे इस कार्यक्रमों में लोगों को प्रतिभागी बनाने में अपना योगदान देते हैं, जिसमें अक्षरम भारत, हिंदी भवन भोपाल और सम्यक न्यास निर्बाध भारत, वातायन यूके, हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा और झिलमिल अमेरिका, विशंबरा अमेरिका, सिंगापुर संगम कविताई सिंगापुर, भारत दर्शन न्यूजीलैंड। और जिनका नाम या संस्था का या व्यक्ति का मैं भूल गया हूँ उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आप सब लोग जो इससे जुड़े हुए हैं आप सबका बहुत बहुत आभार। और अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे और अगले सप्ताह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पड़ोसी और मित्र ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इमरे बंगा एक मुख्य वक्ता के रूप में आ रहे हैं। और इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। इतने माधुर्यपूर्ण ढंग से धन्यवाद देने के लिए आपका धन्यवाद। और हम ये कार्यक्रम औपचारिक रूप से समाप्त करते हैं। सबका धन्यवाद। अरे पद्मेश जी आप हैं? राजेश जी आपका भी धन्यवाद करते हैं, बहुत बढ़िया संचालन किया आपने। बिल्कुल पद्मेश जी